जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन, है ना। तो मालूम है कि मोशन का मतलब क्या होता है, गति। और गति को समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। चलो मोशन क्या है, हम अगर कॉमन सेंस की लैंग्वेज में बात करें, अगर कॉमन भाषा में भी इसको हम बात करें, ठीक है, तो मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को जब बदलता है ना, तो समझ लो कि उसके बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ है, ठीक है। सपोज कर लो कि अभी हम यहाँ इस पोजीशन पर खड़ा हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन से खड़ा होकर के हम इधर आकर के इस साइड खड़ा हो गए, राइट। तो क्या हुआ, हमारा मोशन हो गया। समझ में आया ना कि मतलब हमने क्या किए, पोजीशन को चेंज किया। हम जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से दूसरे जगह पे गए, और उसका हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन का चेंज होना। और वही पोजीशन का चेंज होना हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और विदाउट मोशन पोजीशन चेंज कभी नहीं होता है। तो हमने डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from one position to the another position with respect to the observer is called motion, ठीक है। तो मोशन का मतलब समझ में आ गया कि हमारा पोजीशन जब चेंज होता है तो क्या होता है, मोशन होता है। तो मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, यू है। अब इस इनिशियल पोजीशन लेकर के एक यहाँ पे पहुंचा, ये इसका फाइनल पोजीशन क्या हुआ, वी हुआ। तो सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। समझ में आ गया ये मोशन। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, है ना। तो न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। समझ में आया। तो हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स ने क्या दिया है। तो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिया है उसने क्या बताया कि उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। क्या दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे अभी हम लोग इससे सबसे पहले, है ना, कि उसने फर्स्ट लॉ में मोशन में क्या बताया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर कि उसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी दिया उसने। लेकिन ये बहुत ही जरूरी समझना ये है कि सेकंड लॉ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें एक टर्म आता है मोमेंटम। इसके बगैर हम सेकंड लॉ को समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली हम लोग समझेंगे कि मोमेंटम क्या है एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या है, तो न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि हम लोग इस स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन at rest and a body in motion will remain in motion in straight line in uniform speed unless an external force is applied on it. It will continue in its position, it will not change its position or state, है ना। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज कर लो हम लोग इसको देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि मान चलो कि ये एक फुटबॉल है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। अरे इस रोड में एक गाड़ी चल रहा है। क्या चल रहा है, एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है, ये एक गाड़ी चल रहा है। अब देखो ये गाड़ी कैसा है, मोशन में है। कैसा है, ये मोशन में है। और ये फुटबॉल क्या है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट पोजीशन पे। समझ में आया। तो देखो ये फुटबॉल में क्या है ना कि जब तक हम इसमें किक नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किक नहीं करेंगे, पैर से मारेंगे नहीं या लात से मारेंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये कभी भी अपने जगह से चेंज होने वाला नहीं है। एक कंडीशन और है बाबू, अगर तूफान उफान आया ना तो ये बहा के ले जाएगा। क्या करेगा, तूफान उफान आ गया तो ये बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो तूफान में भी ताकत है कि नहीं, तो उसमें एक फोर्स लगा। क्या लगा, एक फोर्स लगा। और इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये फुटबॉल अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर देता है। समझ में आया। अब देखो एक फोर्स लगा यहाँ पे। अब ये फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये बॉल अपना पोजीशन को चेंज कर दिया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये अपने तो हिला डुला नहीं ना, अपने से तो इधर घसका नहीं। घसकने के लिए क्या चाहिए, एक बल चाहिए, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। चाहे वो इंसान पैर से मारे, लात से मारे, किसी चीज़ से हुरकुट दे इधर पीछे से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि इस पोजीशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा है। नहीं तो ये अपना जगह पर अड़ियल रहता, क्या रहता, अड़ल रहता, वहीं हिलता उलता नहीं। अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा वाला सिचुएशन में ये बताया न्यूटन्स ने कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, किस में है, मोशन में। मान के चलो ये गाड़ी एकदम चल रहा है रफ्तार में, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब ये गाड़ी चल रहा है, अब गाड़ी चल रहा है। अब ये गाड़ी को रोकेंगे तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स डालना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये गाड़ी को रोकने के लिए क्या करेंगे, हचाक से ब्रेक लगाएंगे। क्या करेंगे,
हचाक से एक ब्रेक लगाएंगे, और जब ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुक जाएगा। अगर धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम धीरे धीरे लगाएंगे, तो क्या होगा, ये गाड़ी भी धीरे धीरे रुकेगा। अगर अचानक से ब्रेक मारेंगे तो एक जर्क आएगा लेकिन गाड़ी रुकेगा। समझ में आया? तो याद रखना कि अगर जब तक हम इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, है ना। और दूसरी बात एक और है, पेट्रोल उट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी तो रुकबे करेगा, थोड़ा देर में चलते चलते रुक जाएगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, एनर्जी जो उसमें डाला हुआ था एनर्जी तो खत्म हुआ ना। तो उसी तरह से क्या बोल रहे हैं, अगर गाड़ी मोशन में है, किसमें, गाड़ी अगर मोशन में है, तो इसको रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग इन सेंस बोलते हैं कि गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये था ना कि ये जो है फुटबॉल वो हिलता नहीं अपना जगह से, क्या करता है, अपना जगह से हिलता नहीं, जब इधर से कोई थूरेगा नहीं, ठीक है। और इधर ये अपना रुकता नहीं है जब तक इसको अड़च के ब्रेक नहीं लगाएगा। अब ब्रेक लगाया, अपना जगह पर रुक गया, इधर से कोई हुरकुट दिया, इधर से आगे बढ़ गया। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये हुआ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, क्या हो, मोशन में हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। और रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहना चाहता है, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से नहीं लगेगा। और ये जो फोर्स है ना, ये बहरिया होना चाहिए, है ना, बाहर से, ठीक है। तब ये अपना पोजीशन या अपने स्टेट को चेंज करेगा, नहीं तो बिना बाहर का फोर्स लगाए इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में यही कहा, और जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बता रहे थे कि न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोगों को मोमेंटम टर्म को भी समझना बहुत जरूरी है। साथ साथ में हम दोनों को रिलेट करते हैं, देखते हैं न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया, है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे कि उसका स्टेटमेंट है वो बाद में हम लोग देखेंगे कि बाद में स्टेटमेंट क्या दिया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मान के चलो कि एगो ऑब्जेक्ट है और यही वाला ऑब्जेक्ट सेम है। अगर ये ऑब्जेक्ट का नाम ए है तो दोनों सेम है, तो दोनों ए होगा ना। अब ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या किए, एक जगह पर पहुँचाए हैं और वो दोनों का डिस्टेंस सेम है, मान चलो, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट में क्या किए हम, अच्छा इस ऑब्जेक्ट का हम ले लेते हैं कि इसका 2 kg मास है। कितना है, 2 kg मास है। और इसका भी ऑब्जेक्ट दोनों, अब दोनों बराबर है तो दोनों का मास बराबर होगा, दोनों का मास बराबर है। अब इसमें क्या है ना कि ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम, इसको भी धक्का मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, इसको भी धक्का मार रहे हैं, लेकिन एकरो ना आस्ते बड़े मारे हैं। कैसे मारे, आस्ते बड़े। तो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा, मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा। और जितना धक्का एक जोर से मारे ना, मीन्स कह सकते हैं इसको जितना फोर्स लगाए ना, इसका डबल फोर्स हम इधर लगा देते हैं, इसका डबल फोर्स हम इधर लगा देते हैं। तो डबल फोर्स लगाएंगे तो सीधा डबल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इस बात का ख्याल रखो कि हुआ क्या, इसमें दोनों में क्या फर्क था, वजन दोनों का बराबर है, मास दोनों का बराबर है, पोजीशन पर पहुंचा है दोनों एक के जगह पर। लेकिन सिचुएशन समझो, इसमें क्या हुआ कि इसका जो वेलोसिटी है ना वो कम है और इसका वेलोसिटी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा का मतलब एक डबल है। कह सकते हैं कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये दोनों का वेलोसिटी गया है। समझ में आया? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखें कि इस कंडीशन पर हम लोग जो देखे, इसमें क्या था कि ये दोनों को क्या चेंज दिखा, हमको सिर्फ वेलोसिटी चेंज दिखा। क्या दिखा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हुआ, इसका कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखो जरा सा यहाँ पे, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी था वो इनिशियल वाला से शुरू करेंगे, माइनस कर देंगे। ये वाला इनिशियल वेलोसिटी इसका है और ये वाला यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। जहाँ से कोई चीज़ शुरू करता है ना चलना, वो इनिशियल वेलोसिटी, जिस स्पीड से चलता है जहाँ से शुरू करता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जहाँ पे पहुँचता है जिस वेलोसिटी के साथ में हम लोग उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि फाइनल में माइनस कर देंगे इनिशियल को, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है चेंज इन वेलोसिटी। अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि चेंज इन मोमेंटम, बोल सकते हैं कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम
है ना, जिसको हम लोग एफ भी बोल सकते हैं, और इनिशियल मोमेंटम जिसको हम लोग आई बोल सकते हैं, है ना। तो फाइनल मोमेंटम, अभी ये देखो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, चेंज इन मोमेंटम में क्या हुआ कि इसका जो वेलोसिटी था वो इतना आया, इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे v हम कह सकते हैं और यहाँ भी u कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग है ना, इसमें क्योंकि फोर्स अलग लगा है, इसमें फोर्स अलग लगा है, तो यहाँ भी एक इसका वेलोसिटी चेंज आया, सेम वेलोसिटी यहाँ भी चेंज आएगा, है ना। तो चेंज वेलोसिटी में चेंज आया है। अब दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, एकरा में मोमेंटम दूसरा रहेगा, एकरा में मोमेंटम दूसरा रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज इन मोमेंटम में p हम लिखे यहाँ पे p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इफ ये वाला हम लोग देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे क्या है चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे क्या हुआ है, तो फाइनल वाला ये हुआ, इनिशियल वाला मोमेंटम ये हुआ, क्योंकि शुरू में इसका हम वेलोसिटी चेंज निकाले और बाद में इसका निकाले, तो हम इसका मोमेंटम निकालेंगे, क्योंकि अगर हम स्पीड बढ़ाएं और एक में स्पीड थोड़ा कम रखे हैं, मतलब फोर्स कम लगाएं, एक में फोर्स ज़्यादा लगाएं, समझ में आया। तो हमारा क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, एंड इनिशियल वाला में क्या होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, मास तो दोनों में बराबर था ना, 2-2 किलो था सबे, है ना, और सिर्फ चेंज किस में आया वेलोसिटी में, ठीक है। तो अब हम लोग एक जगह पे ये चीज देखेंगे कि हमने जो लिखा है मोमेंटम, तो मोमेंटम मैंने एक डिफाइन किया है, डेफिनेशन है यहाँ पे कि द रेट ऑफ change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। तो rate of change of momentum क्या है, डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली टाइम को इंडिकेट करता है और डायरेक्टली फोर्स को, ये जितना फोर्स लगाएंगे उसका मोमेंटम उतना तेज होगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे फिर से यहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एक क्या बता रहा है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डायरेक्ट फोर्स पे कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट फोर्स पे कर रहा है। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्टली, सॉरी क्या बोल रहा है यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, किसमें चेंज इन मोमेंटम, समझ में आया। तो ये चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका इनवर्सली, किसका प्रोपोर्शनल रहेगा, टाइम का, कह सकते हैं हम लोग ऐसा, समझ में आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, समझ में आ गया ना ये चीज। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और आगे देखेंगे कि हम इसको रिलेट कैसे करेंगे। हम लोग देखे हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, यही ना होता है, v माइनस यू बाय टी। एक चीज समझ में आया। उसके आगे हम लोग देखेंगे ये कि फोर्स इज इक्वल टू क्या बता रहा था यहाँ पे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, किस चीज पे, मास पे एंड एक्सेलरेशन पे, है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग अगर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के एम ए, ठीक है, के एम ए, वेयर हम लोग के का वैल्यू क्या होता है, ये जो हमेशा कांस्टेंट होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग समझ गए कि फोर्स का क्या रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम में, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम का, ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम का। समझ में आ गया ये चीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ये समझ में आ गया ना। तो इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स किस किस से रिलेशन बनाया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखे वहाँ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये टाइम का। समझ में आ गया ना। तो याद रखना कि चेंज इन मोमेंटम जो हमारा वो हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये वाला हमारा सेकंड कंडीशन है। तो जब दोनों को रिलेट करेंगे हम, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या निकला था, हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या था, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम जो था हमारा ये था, है ना, और इसको टाइम से जब रिलेट किए यहाँ पे क्या किए
टाइम से जब हम लोग रिलेट के यहाँ पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग इस रिजल्ट में क्या देखें, यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो याद रखना कि ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं, ठीक है, कि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताया। अब देखो, ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान के चलो एक बॉल ले लिए हाथ में और उस बॉल को क्या किए, जमीन के ऊपर गिराए, तो ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर गिरा तो वो रुक जाता है, वहां पे भी उसको रिएक्शन मिलता है। तो याद रखना, मान के चलो कि ये बॉल है, ठीक है, एक बॉल यहाँ है और इस बॉल को हम लोग ग्राउंड पे गिराए, तो क्या हुआ, यहाँ पे गिरने के बाद में फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, उसको एक रिएक्शन मिलेगा, फिर ये नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से उसको एक रिएक्शन छोटा डिस्टेंस का मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। क्या मिलता है, इंस्टेंट, और इक्वल रिएक्शन मिलता है। कितना, जैसा ही उसके ऊपर एक्शन होता है ना, सेम इक्वल रिएक्शन उसको मिलता है। और ये प्रोसेस ना इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग देखेंगे ध्यान से। अच्छा, एक चीज है कि सपोज कर लो कि ये बॉल जब गिरा है ना, ये बॉल जब गिरने का काम हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन। क्या बोलेंगे, एक्शन। और बाउंस बैक जब किया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। चाहो तो लिख सकते हो, है ना, इस पॉइंट्स को लिख सकते हो तुम लोग। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट करता है ना फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी is called action। है ना। और दूसरा में कंडीशन में क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इसको हम लोग आगे देखेंगे फर्दर और भी आगे। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना कि जो थर्ड लॉ है उसमें क्या बताया कि जब भी कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट को एक्शन पे आता है तो उसका रिएक्शन उतना ही रिपल्स बैक मिलता है ना। तो सपोज कर लो कि अभी एक पंच मैंने दीवार में मारा, तो हमें एकदम सेम रिएक्शन और इंस्टेंट रिएक्शन हमें फोर्स मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। मान के चलो एक चीज हम और बताते हैं, जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज कर लो कि एक टेबल है। क्या है, एक टेबल है ना। ये टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है। अब क्या कर रहा है ये ग्लास, इसका देखो एक्शन और रिएक्शन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब इस ग्लास पे क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की ओर खींच रहा है। अर्थ क्या करता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है ना, अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। मतलब इस पे क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। समझ में आया। अब देखो, अब ये टेबल के ऊपर रखा, तो ये टेबल इसका एक सपोर्टिव पार्ट है। क्या है, एक सपोर्टिव पार्ट है। ये क्या कर रहा है, सेम फोर्सेस को इधर रिएक्शन में रखा है, जिसके वजह से ये टेबल पर टिका हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स से ग्रेविटी अपनी ओर खींच रहा है, मतलब उसके ग्लास के ऊपर जो एक्शन लग रहा है, सेम अपोजिट फोर्स इसके ऊपर में एक ये टेबल का जो अपर पार्ट है वो क्या कर रहा है, उसको रिएक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से टेबल पर वो ग्लास टिका हुआ है। समझ में आया। तो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों होता है यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चीजें इंस्टेंट हो रहा है, ये इधर खींचने का काम कर रहा है, इधर उसको ऊपर लटका के रखने का काम कर रहा है। समझ में आया। इन नॉर्मल सेंस कह सकते हैं कि ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज इंस्टेंट, तुरंत वो रिएक्शन होता है। समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।